तो सुमिताचार्य जी बात कह रहे हैं कि अगर आपको सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना है तो ये अभी एकदम सही टाइम है। आप ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा है, नीचे आएगा तो करेंगे इन्वेस्ट। जिस हिसाब से बता रहे हैं तो 190 बताया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि गोल्ड जाएगा। देखते हैं कितना जाता है कितना नहीं एक जाता है। छोटा सा प्रिडिक्शन लोगों के लिए ये जो मैंने करा है, हम्म। ये गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, मैं लोगों को ना ये पर्सनली भी ऐसे बताना चाहूंगा हाँ। कि आप लोग जो बैंक में इतना सारा जो पैसा जमा करके रखते हो, बैंक वो सब विदेशी जो खास करके संस्थाएं हैं जो इसको कंट्रोल कर रही है बैंक को, तो उस तरह का संस्था में जो आप पैसा जमा करके रखते हो उससे आपको लगता है कि आपका पैसा आपके पास है। आप ये समझ के चलो वो बस डिजिटल करेंसी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कल को कहीं भी गवर्नमेंट कोलैप्स करने की स्थिति में आती है तो वैसे में आप देखोगे कि आपका पैसा जो है वो मिट्टी के बराबर हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपना जो पैसा है उसको अपने पास, जो है भगवान की बनाई करेंसी है, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है गोल्ड और सिल्वर, तो आप अपने पास गोल्ड खरीद कर रखिए, आप अपने पास सिल्वर खरीद कर रखिए। पास रखने का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने घर में रखिए उतना उतना सामान, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए इधर उधर। आप चाहे उसको बैंक के लॉकर्स में भले जाकर रखिए, लेकिन वो जो हम लोग करेंसी जिस प्रकार से देख रहे हैं और जो हम लोग बैंक में जाकर के पैसे रखते हैं वैसा करना आप छोड़ दें। क्योंकि अभी उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ कि 1,84,000 रुपए का रेट चल रहा था सिल्वर का 15 दिन पहले। हाँ। और तब अगर आपने सिल्वर खरीदा होता तो आपने अभी देखा होता है कि आज 2,23,000 का रेट हो गया। यानी कि आपने बिना कुछ किए 15 दिन में आप प्रति किलो सिल्वर पर जो है लगभग 30-40 हजार रुपए प्रॉफिट बिना कुछ किए आप ऐसे कमा लेते हैं, बिल्कुल, जो कि बैंक कहीं भी देने नहीं वाला। और इसका जो रेट है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो मैंने भी प्रिडिक्ट करा है कि ये इतना आसमान को छूने वाला है। ये 3 का आंकड़ा को सिल्वर क्रॉस करेगा और 190 का आंकड़ा को गोल्ड क्रॉस करेगा। तो आंख बंद करके इस साल आप जितना हो सके उतना गोल्ड और सिल्वर आप खरीद लीजिए। आपके आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि गोल्ड खरीदने के लिए आपको अपना जगह जमीन बेचना पड़ जाए। ठीक बात है, जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो लग ही रहा है। डाउन होने के चांसेस कहीं दिख रहे हैं? कोई चांस नहीं है, अभी बढ़ेगा, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और वही इतना बड़ा नंबर ये क्रॉस करने वाला है। तो जो लोग अभी इसके ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं वो आने वाले समय में बहुत मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं जी। ममता बनर्जी के लिए बहुत सारी प्रेडिक्शन निकलकर सामने आ रही हैं जी। कुछ लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उनका सपोर्ट कह रहे हैं या फिर उनके लिए उनके पक्ष में चीजें बता रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी रिपीट कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं, मैंने देखा प्रेडिक्शन करके कि ममता बनर्जी जो है वहां जीतती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ। लेकिन लेकिन मेरी प्रेडिक्शन वहां पे ये कहती है कि ममता बनर्जी रिपीट कर रही है। रिपीट कर रही है। वो जो प्रेडिक्शन लोग कर रहे हैं वो गलत होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये बात पक्षवाद से हम लोग थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि हम लोग गणना पे चलते हैं। बिल्कुल, हम लोग कुंडली देख के चलते हैं और कुंडली के अनुसार जो फल योग आ रहा है इसका, वो ममता बनर्जी पुनः अपनी सरकार में आती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस बार भी रिपीट कर रही हैं, इसके अगले बार भी रिपीट कर रही है, उसके अगले बार बीजेपी जो है सत्ता में भले दिखाई पड़ता है। 2 बार ममता जी रिपीट करते हुए बंगाल में दिखाई पड़ रही है। बड़ी बात आपने कह दी। लोग कह रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं वो कह रहे हैं कि उनका आखिरी इलेक्शन है, मतलब वो अगली बार इलेक्शन में नहीं उसमें आएंगी जी। और आप कह रहे हैं कि 2 बार रिपीट कर रही हैं। देखिए, पैसे खा करके आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, जब गणना की बात आती है, तो उनके अभी सितारे जो हैं अभी हिले नहीं है। बहुत जबरदस्त अभी सितारे उनके पकड़े हुए हैं। उनकी जो पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, वो बहुत जबरदस्त है पश्चिम बंगाल के ऊपर, और भी हिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती उनकी सरकार की। भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कुछ जनादर बढ़ेगा या फिर क्या होगा? अभी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, आंकड़ा उनका बढ़ेगा। जो पिछले बार का आंकड़ा था उससे अधिक आंकड़ा बढ़ेगा, और उसके बाद जो है आंकड़ा फिर से बढ़ेगा, और ये बढ़ता हुआ आंकड़ा की तरफ जाएगा। और पुनः सरकार बीजेपी की पूर्ण रूप से वहां पे जब गवर्नमेंट बैठेगी, वो गवर्नमेंट उनकी बैठेगी 2 सत्रों के बाद। यानी ममता बनर्जी लगातार 2 सत्र रिपीट कर रही है। यानी कि 2026 में चुनाव है जी, तो हो गया 31 और 31 के बाद 36 जी। यानी कि 2036 में जब चुनाव होगा तब भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठती दिखाई देगी और सरकार बनाती दिखाई देगी। और दोनों बार आपके हिसाब से ममता दीदी रिपीट कर रही है। ममता दीदी की सरकार रिपीट कर रही है। अच्छा, ठीक है। बिहार पर बात करते हैं। बिहार इलेक्शन में आपने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी, और वो बन गए जी। ये भविष्यवाणी आपकी फेल हुई जी। दरअसल क्या है कि बिहार में जो भविष्यवाणी फेल होने वाली जो बात है, इसके बारे में मैं बता देता हूं कि होता क्या है
कि जो कुंडली बनती है व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से। जहां तक नीतीश जी की बात है, या बिहार में जब डेट ऑफ बर्थ बनाया जाता है तो कोई भी गूगल करके मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर निकाले तो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में 8 जनवरी का डेट ऑफ बर्थ चढ़ा हुआ है। अच्छा। और बिहार में कई बार लोगों को ना उनका डेट सही से पता है उधर, ना तो उनको अपने जन्म का साल सही से पता है, या अगर पता भी है तो 2 साल 3 साल ऐसा छोटा करके अपना डेट को बना करके अपनी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। तो अगर वहां पे 2 साल का अंतर आता है, 2 मिनट का 10 मिनट का अंतर समझ में आता है, 2 साल का अंतर आ जाए, 4 महीने का 2 महीने का ऐसा अंतर आ जाता है, तो वैसे में कुंडली गलत बन जाती है। जब कुंडली गलत बनती है तो जाकर के उस भविष्यवाणी का विफल होना तय है, क्योंकि कुंडली ही जब सही नहीं है तो कहां से भविष्यवाणी होगी। और मुझे जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, जब मेरे से सवाल आप लोग करते हैं तो सवालों में इंटरनेट पर निकाल करके टीम के द्वारा डेट ऑफ बर्थ फटाफट भेजा जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो नेट से निकल के आती है। नीतीश जी स्वयं आकर के मुझे कन्वे नहीं करते हैं, या उनके कॉल के द्वारा कन्वे नहीं किया जाता है कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। वो अनऑफिशियल सोर्सेज से आती हैं, और वैसे सोर्सेज वाले डेट ऑफ बर्थ पर हम क्या ही रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि बिहार की पॉलिटिकल स्थिति बहुत अनस्टेबल है अभी। जहां तक कुछ फलयोगों का बात आया था कि वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही थी, कुछ पॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो नीतीश जी अभी सीएम की कुर्सी पे बैठ तो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नीतीश जी जो हैं अधिक समय तक सीएम की कुर्सी पे बैठते हुए दिखाई नहीं पड़ते। अक्टूबर 2026 के बाद नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो 2026 में बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा योग है, यानी कि आने वाले साल में नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर दिखाई नहीं पड़ रहे। आपने तो मंथ तक बता दिया कि अक्टूबर 2026। जी, अक्टूबर 2026 में नीतीश जी जो है इस्तीफा दे देंगे। जी, सीएम की कुर्सी पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। किसी प्रकार से उनका जो कार्यकाल है वो सीएम की कुर्सी से हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत जल्दी नहीं हो गया ये? अभी तो मतलब 1 साल भी ढंग से नहीं बीतेगा जी, और आप कह रहे हैं कि नीतीश जो है हट जाएंगे। अब बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो योग है वो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, कुछ इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये भी उठता है, बैठेगा कौन? सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा योग है सीएम बनने का, और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि सम्राट चौधरी आगामी सीएम बनते हुए बिहार के दिखाई पड़ते हैं। यानी कि आने वाले सत्रों के चीफ मिनिस्टर्स में सम्राट चौधरी सबसे पहले, नीतीश जी के बाद जो सीएम बनने का योग है वो सम्राट चौधरी का ही है। इस बात को मैं बहुत दावे के साथ अभी भी कह सकता हूँ। अच्छा, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम बैठेंगे? जी हाँ, कुर्सी पे सीएम बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बैठेंगे, और सम्राट चौधरी का ही योग बहुत ही प्रबल आता है चीफ मिनिस्टर। और कोई नाम आपके जहन में आ रहा है? और कोई नाम अभी नहीं आता जहन में। जहां तक और भी लोगों की बात की जाए, चाहे तेजस्वी जी की बात की जाए, तो तेजस्वी जी का मैंने कहा था कि 14 वर्ष वनवास का योग है, 14 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर की गद्दी उनको नहीं मिलने वाली, लेकिन वो सीएम बनेंगे। तो इस बार भी लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठेंगे, लेकिन वो जो गद्दी उनको नहीं प्राप्त हुई, वो भी भविष्य फल का ही बात है कि उनको गद्दी प्राप्त नहीं हुई। जहां तक डेट ऑफ बर्थ का आकलन किया जाए तो डेट ऑफ बर्थ, हालांकि अभी मैं उस पर रिलाई नहीं करूंगा क्योंकि वो अनऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन जहां तक फला योग का बात किया जाए तो फला योग अनुसार जो है योग यही निकलता है कि बिहार की पॉलिटिकल डमाडोल स्थिति होती हुई दिखाई पड़ती है, जिसमें कि अक्टूबर के बाद एक बहुत बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ता है। और सम्राट चौधरी का नाम मैं इसलिए बार बार पॉइंट करता हूँ कि जब नीतीश जी की कुर्सी डगमगा रही है, जब बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी डगमगा रही है, तो वहाँ पे अगला जो चेहरा है वो सम्राट चौधरी की कुंडली उसी समय प्रबल होती हुई दिखाई पड़ती है। अब लोग ये भी सवाल करेंगे कि इस बात की क्या गारंटी कि सम्राट चौधरी की कुंडली सही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है? सम्राट चौधरी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो बातें हो रही हैं फला योग के अनुसार। वो बातें जो करी जा रही हैं वो बातें की जा रही हैं शगुन शास्त्र के अनुसार। तो आप नीतीश जी को भी इसी फला योग से देख रहे हैं? नीतीश जी को इस बार वाला जो प्रेडिक्शन जो है ये फला योग के अनुसार है, क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ पे रिलाई नहीं करता हूँ। जी, तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे सकते हैं अक्टूबर के बाद। बिहार की राजनीति में उथल पुथल होने जा रहा है। चिराग पासवान का भी आपने जिक्र किया था और कहा था कि तेजस्वी जी का तो है 14 वर्ष का वनवास, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। चिराग पासवान जी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का जो योग है वो काफी लंबा दिखाई पड़ता है। जैसा मैंने बोला था कि चिराग पासवान को अभी 50 वर्ष की जब आयु उनकी हो जाती है
उसके बाद वो कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी आसपास के समय में चिराग पासवान कहीं भी कुर्सी पर बैठते हाँ, तो लोग ये भी सवाल कर रहे होंगे ना भाई, दूसरा नाम चिराग पासवान भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो है उस एनडीए में हैं और बहुत उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं मुख्यमंत्री बनने की। उनका दिल जो है बिहार में लगता है। उन्होंने कहा भी था कि उनके जो पिताजी थे उनका दिल दिल्ली में लगता था, लेकिन उनका मन जो है बिहार की राजनीति में ज्यादा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बिहार की बात। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 2027, जैसा कि मैंने इंट्रो में अपने बोला कि देश का लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव अगर कोई कहा जाता है तो वो उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की, देश का सबसे बड़ा सूबा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बहुत चर्चित रहते हैं, उनकी उत्तर प्रदेश के बाहर भी खूब चर्चाएं होती हैं, स्टार प्रचारक हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, अपनी पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक विरासत को। क्या लग रहा है आपको? जी, देखिए, वहां पर जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात आती है, वहां पर योगी जी पुनः अपनी गद्दी पर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं 27 में। जी, बहुत सारी पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है उत्तर प्रदेश में जी, और इस समय तो खासकर चर्चाएं हो रही हैं। दबी जुबान में ही लोग बोले तो अब समाजवादी पार्टी के ही लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली और लखनऊ में बन नहीं रही है, उसका खामियाजा क्या 27 में भुगतना पड़ सकता है? इस प्रकार के योग जो है बीजेपी का हारता हुआ योग तो दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार की जहां तक बात की जाए तो वो सरकार आती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये तो गारंटी है कि योगी जी ही पुनः जो है यूपी में सीएम बनेंगे। तो चाहे कोई और कितना भी हाथ पैर मार ले, अभी सीएम बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा जी, और अखिलेश जी को कितना इंतजार करना पड़ेगा? अखिलेश जी आगामी समय में भी चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। अच्छा जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 27 के बाद जो अगला विधानसभा जी, चुनाव आएगा यूपी का, जी, उसमें भी अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। ओके, जी, तो अब सवाल ये भी उठता है कि भाई चलिए अभी हम अखिलेश जी की और योगी जी की बात छोड़ देते हैं, जी, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है? कोई आपको ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बात छोड़ने की बात नहीं है। बात यह है कि जब अगले सत्र में योगी जी ही बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो योगी जी ही बैठेंगे। इसी प्रकार का युग तो है। तो ठीक है, ये हमारी तीनों राज्यों की बात हो गई है कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठ सकता है, कितना उथल पुथल मच सकता है। जी, और बताओ।